वो जो है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होता था, तो इस वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ फंगल या एप्लीकेशंस ऑफ फंजाई इन बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं, अब मैं ये भेज चुका हूँ, ठीक है, आप लोगों के सीआर को, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को मिल जाएगी स्लाइड। ठीक है, अच्छा सर मैंने सबको मिल जाएगी। जी बेटा। तो इसके अलावा क्योंकि बाकी जो है आगे टॉपिक, मैं आपको न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करवा दूं आप लोगों को न्यू टॉपिक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है? नो सर, आज आपकी सिर्फ क्लास है कि मंडे को भी कल भी नहीं हो सके, तो आप करवा दें स्टार्ट। जी बेटा, जी सर, आप स्टार्ट करवा सकते हैं, हमारी कोई और क्लास नहीं है। आज कोई और क्लास नहीं है? नहीं सर। अच्छा सही। सर अटेंडेंस अगेन होगी क्योंकि हम पहले दे चुके हैं। अब जो बच्चे दे चुके हैं अपनी अटेंडेंस, वो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। आप लोग जो है ना मैसेज, मैंने आपको ये बात आपको बता दी थी, जो भी ऑनलाइन कनेक्ट हो जाए तो वो अपनी जो है अटेंडेंस दे सकता है। ठीक है बेटा। अभी अगेन। अच्छा तो बेटा इसके अंदर एक आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर प्रोटेक्शन इन बायोटेक्नोलॉजी या प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की जो है किस तरह जो है उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको किस तरह जो है आप लोग सेव कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? प्रोटेक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाई जाती है या उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको क्या प्रोडक्ट हम किस तरह जो है उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, या बनाते हुए कोई प्रोडक्ट बनाते हुए जो है हम उसको किस तरह प्रोटेक्शन करते हैं, किस तरह उसमें जो है प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है, किस तरह उसके उस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो इसका मेन पर्पज का ये है कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारी सबसे ज़्यादा जो है बैकबोन के सोर्स के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम 70% डिपेंडेंट करते हैं एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है, ये जो है आपके मेन पिलर्स हैं एग्री बायोटेक्नोलॉजी के, जीनोमिक्स हैं, क्लोनिंग है, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, माइक्रो प्रोपेगेशन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, और इसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, टिश्यू कल्चर है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो ये इसके मेन पिलर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा काम किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है बेटा, तो आपको जीनोमिक्स के बारे में भी पता होगा, क्लोनिंग के बारे में पता होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में पता होगा, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में पता होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पता होगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी आप लोग पढ़ के आए होंगे, और टिश्यू कल्चर तो वैसे ही आपको पता होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी आपको पता होगा। ठीक है, सर ये माइक्रो प्रोपेगेशन बताइएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन का मकसद ये होता है कि हम माइक्रोबायोलॉजिकल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनल्स होते हैं या माइक्रो जो है प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द पर्पस, यानी कि जीन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जेनेटिकली इसको मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, या हम जो है कुछ जो है उसके करेक्टर्स प्लांट्स के सेम स्पीशीज के जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं नेक्स्ट स्पीशीज के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी के लिए या बाकी पर्पस के लिए। तो माइक्रो प्रोपोगेशन का करिए यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स को हम प्रोपोगेट करें, यानी कि वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस उसको ट्रांसफर करें, तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन जो है टेक्निक्स कहलाती है। ठीक है, अच्छा और सर आर्टिफिशियल एनिमेशन। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली तौर पे कुछ करेक्टर्स को जो हम इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, तो वो इंसेमिनेशंस के अंदर आ जाते हैं, यानी कि हम प्लांट्स के अंदर जो चेंजेस लाते हैं ज़्यादातर वो इसी के अंदर आ जाती हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि कुछ जो हम वो क्या कहते हैं इसमें क्या आपको मैंने वर्ड्स बताए थे कि लास्ट टाइम जो है आप स्ट्रेस के लिए, सॉरी हाँ, स्ट्रेस के लिए जब आप काम करते हैं तो स्ट्रेस जो है आपके डिफरेंट हो सकते हैं। जस्ट लाइक एक स्ट्रेस होता है, साल्ट स्ट्रेस होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है बाकी स्ट्रेस में भी जो है आप पैथोजेनिक स्ट्रेस होते हैं तो उनके लिए भी जो है हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो इंसेमिनेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है
इसके मैं आपको अब किस तरह समझाऊं कि इंसेमिनेशन प्लांट्स के अंदर यानी कि आप ट्रांसफर करते हैं कुछ कैरेक्टर सेक्सुअली ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट प्लांट्स के अंदर, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर भी आप इसको कहा जा सकता है, ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक जिसकी इसकी जो है एबिलिटीज होती है, या एम्ब्रियोनिक जो हम आर्टिफिशियल ट्रांसफर करते हैं सीड्स के अंदर, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको कहा जाता है। यानी कि एक पूरी टेक्निक है, यानी कि सीड्स के कैरेक्टर्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं, सीड के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो हम ट्रांसफर करके उसका जो है कलर पिगमेंटेशन के अंदर भी चेंज ला सकते हैं, और उसके जो है बाकी कैरेक्टर्स के अंदर भी चेंज ला सकते हैं। ये जो है रिलेटेड है इसके रिप्रोडक्शन के अंदर, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है प्लांट के अंदर, तो उनसे रिलेटेड है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आप लोग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, लाइक हम लोग आर्टिफिशियली खुद से ब्रीडिंग करवा रहे हैं। हाँ, ब्रीडिंग भी कहा जा सकता है, गुड ब्रीडिंग ना, लर्निंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। हाँ, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, गुड, आपका बिल्कुल जो है ये सूटेबल वर्ड है ब्रीडिंग के लिए। तो ये ब्रीडिंग भी आर्टिफिशियल कहा जा सकता है, लेकिन प्लांट के अंदर जो है इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि बाज़ जो है इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज करवाया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, जो जस्ट लाइक ऑक्सीज है, हॉर्सेस है, बाकी बहुत सारे जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करवाई जा सकती हैं, लेकिन वो अभी इसके अंदर नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आगे चलें। मेजर इसके जो बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च के क्या बेनिफिट हैं, जैसे कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो आप अभी पढ़ के आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया है कि इंसेमिनेशनल होती है, इसके अंदर वो भी करवाई जा सकती है, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेट भी है, ठीक है। इसके अलावा क्रिएट क्रॉप दैट रेजिस्ट पेस्ट, एंड मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि स्ट्रेस के अगेन पैथोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो इसके लिए जो है प्लांट्स के अंदर कुछ करेक्टर्स को ट्रांसफर करना, जीएमओ यानी कि जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करना, ताकि वो रेजिस्ट कर सके, ताकि उस कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सके पेस्ट एंड डिजीज को, ठीक है, रिप्लेसिंग टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है। और जो है इस तरह के क्रॉप हम क्रिएट करें जो टॉक्सिक कंपाउंड्स को, टॉक्सिक केमिकल्स को रिप्लेस कर सकें, जो कि इन्वायरमेंटली हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। तो इस पे भी काम किया जा रहा है, बहुत सारे जो हैं बायोटेक्नोलॉजिकली इस रिसर्च पे भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा provide diagnostic tools and vaccines that help control devastating animal disease, और इसके अलावा जो है एनिमल डिजीज हैं उनको भी कंट्रोल करवाया जा सके, और ऐसी वैक्सीन पे भी काम किया जा रहा है, ठीक है। और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, और इस तरह के हम प्रोडक्ट्स को जो है यूज करें, जो कि हम इंडस्ट्री के तौर पर इसको यूज कर सकें, ठीक है। मेरा ख्याल में आपको अभी जो है इसकी स्टार्टिंग तो मैं खैर बता रहा हूँ, लेकिन इसको जो है बाकी डिटेल जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊं तो वो बेहतर है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। किस चीज के अंदर, एग्री बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डायरेक्ट जो है बेनिफिट है बायोटेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का, वो न्यूट्रिशन क्वालिटी है, ठीक है, जिसके अंदर गोल्डन राइस एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है। और कसावा फ्रूट होता है, वो भी हालांकि यहाँ पे वो नहीं है हमारे पास। कसावा फूड आप समझते हैं क्या होता है? मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी तस्वीर, वैसे अगर मैं बता दूंगा वो नाम तो मुझे भी नहीं आता इसका उर्दू के अंदर। कसावा जो होता है फ्रूट, यहाँ इसका जिसको गाजर की तरह होता है, ये लाहौरी गाजर कहा जाता है आई थिंक, या मीठी गाजर कहा जाता है, बहरहाल जो भी हैं, स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है, हाँ स्वीट पोटैटो भी इसको कहा जाता है। तो ये कसावा प्रोडक्शंस हैं यहाँ पर जो है कराची के अंदर, तो मेरे ख्याल में इसकी इन्वायरमेंट के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। अरे आपको तस्वीर नजर कसावा पोटैटो या स्वीट पोटैटो की? नो सर। नहीं आ रही आपको? नो सर। नो इसको सर। एक मिनट, इसको स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है। एक मिनट, मैं दोबारा इसकी स्क्रीन शेयर करवा लेता हूँ। अब तस्वीर नजर आ रही है आपको? स्लाइड नजर नहीं आ रही आपको? नो सर। एक मिनट, आई थिंक अब आपको यूज नजर आ रही होगी। इसको स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है यूज की जाती हैं ज्यादातर, मेरे ख्याल में ये इस सीजन में जब ठंड पड़ जाती है तब ये यूज होती हैं। तो बहरहाल ये कराची के अंदर तो मेरे ख्याल में इसको ग्रोथ नहीं किया जाता, ग्रो नहीं करवाया जाता ये क्रॉप,
और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इसको फ्लोर भी यूज किया जाता है खाना के लिए, इसको कसावा प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है एक मिनट, ये भी इस पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है ताकि इसकी जो है हम बढ़ा सकें। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है कसावा फ्रूट्स के अंदर, तो उसको जो है लेस किया जाता है, कम किया जाता है। और एंड रिड्यूसिंग एलर्जेंस इन सर्टेन फूड्स, ग्राउंड नट्स के अंदर और वीट के अंदर भी जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जिसको रिड्यूस करवाना होता है। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, lower occurrence of mycotoxins caused by insects or disease damage, increase availability of affordable food and the removal of toxic compounds from soil। तो इसके जो हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, तो इनको जो है हम यूज करते हैं। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं? अच्छा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ बीटी एंड बीटी किसको कहते हैं? सर बायोटेक्नोलॉजी? नहीं बेटा, बीटी बेसिलस थ्रैंजिनेसिस पढ़ा है आप लोगों ने? बैक्टीरिया जो बीटी कॉटन क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। नो सर, बैसिलस की ये स्पीशीज नहीं पढ़ी, वैसे बैसिलस पढ़ा है। बेसिलस थ्रैंजिनेसिस नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, मैं आपको बता दूं, पढ़ा है, माइक्रो में पढ़ा है सर। माइक्रो में पढ़ा होगा। सर बैसिलस पढ़ा नहीं, हाँ। क्या नाम है, वो बैसिलस पढ़ा था, मतलब बेटा मैं आपको एक मिनट में ये आपको वर्ड भी हुई थी। मैं आपको दोबारा इसकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और बीटी की जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये आपका बेसिलस थ्रैंजिनेसिस है। ठीक है, ये जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। एक तो इसको जो है वो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, इस बैक्टीरिया को। ठीक है, और ये जो सरवाइव करती है ज्यादातर सॉइल के अंदर सरवाइव करती है। ठीक है, इट मेक्स प्रोटीन दैट आर द टॉक्सिक टू सम इंसेक्ट्स व्हेन इट। और इसके अलावा जो है ये कुछ प्रोटीन्स बनाती है जो कि टॉक्सिक्स होते हैं किस चीज के लिए? इंसेक्ट्स के लिए। अब बीटी की जो कुछ करेक्टर्स जो हैं बीटी के, वो कॉटन के अंदर प्रोड्यूस किए और कॉटन के जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। क्यों? बीटी के जो करेक्टर जो कॉटन क्रॉप के अंदर हम जो ट्रांसफर किए हैं, उससे क्या होता है कि इस वाले क्रॉप को, बीटी कॉटन को, अब जो है वो इंसेक्ट्स या वो जो है सॉइल बोर्न डिजीज है वो हमलावर नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर जो है ना जेनेटिकली हम मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, और बीटी कॉटन अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, एक जो है बीटी कॉटन, ये अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसको सक्सेसफुली यूज करवाया जाता है। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कॉटन है, कॉटन का किस्म है जिसके अंदर बीटी के कैरेक्टर्स हैं, यानी कि बेसिलस के जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, जस्ट लाइक जिस लोग व्हिच प्रोड्यूस एज एन इंसेक्टिसाइड। ठीक है, और बालवार्म जो है, कम्बेट बालवार्म जिसको कहा जाता है, तो उनके अगेंस्ट जो है ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर वहीं पे आ जाए हम वापस अपनी स्लाइड्स पे। ठीक है, तो इसके अंदर ये इतनी एबिलिटी है बीटी कॉटन के अंदर, बीटी कॉटन जो क्रॉप है या बीटी कॉटन जो स्पीशीज है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम इसको जो है बाकी के लिए भी यूज करवा रहे हैं, बाकी क्रॉप्स के लिए भी बीटी को हम यूज कर रहे हैं। बीटी असल में बैक्टीरिया है। ठीक है, आगे आ रही है बात समझ में आप लोगों को बेटा? ठीक है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ बीटी एंड जीएमओ। ठीक है, बीटी का मकसद यहाँ पे आ गया बेसिलस, ठीक है, वो बैक्टीरिया, और जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑन फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी एज अ होल। तो बायोटेक्नोलॉजी के तौर पर जो है हम इसकी इम्प्लीकेशन करवा रहे हैं बीटी की और जीएमओ की, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। अच्छा, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का क्या मकसद होता है कि वो क्रॉप्स जो कि आर्टिफिशियली जिसको ग्रो करवाया जाता है लैब कंडीशंस के अंदर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स के अंदर। ठीक है, और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट्स है। अच्छा, ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विल डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक
कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस एंड डील। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी उस स्टडी को कहा जाता है जिसके स्टडी ऑफ क्रॉप्स आ जाए, यानी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्रॉप्स की यील्ड के बारे में, क्रॉप के लॉस के बारे में, क्रॉप के इकोनॉमी इंपॉर्टेंट के बारे में, और उसकी जो है उनसे रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उन तमाम को एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कहा जाता है। ठीक है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यानी कि क्रॉप के साथ एसोसिएट जो भी टेक्नोलॉजी है वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके अंदर यील्ड, प्रोडक्टिविटी भी है, हैंडलिंग भी है। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू बाय फूड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, चिल्ली, जो हाइब्रिड चिल्ली आजकल मार्केट्स में बहुत हैं, आप देखेंगे वो इलांगेटेड होती हैं, बहुत छोटी छोटी चिल्लीज होती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो है वैल्यू वही है, वो भी जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन वो उसकी प्राइस जो होती है वो चीपर होती है एज कंपेयर टू बाकी जो है चिल्ली के अंदर। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो ट्रांसजेनिक होते हैं। ठीक है, यानी कि वो आर्टिफिशियली डिराइव किए जाते हैं, ऑब्टेन किया जाते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। ठीक है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और कॉस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब क्या किया जा रहा है कि बड़े बड़े जो बायो रिएक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ क्रॉप्स को, अब यहाँ पे बड़े क्रॉप की जो है वो मैं नहीं बता रहा कि बड़े क्रॉप्स जो है वो करवाए जा रहे हैं बायो रिएक्टर्स के अंदर, नहीं। अब छोटे छोटे क्रॉप जस्ट लाइक बहुत सारी जो क्रॉपिंग होती हैं वो बायो रिएक्टर्स के अंदर करवाए जाते हैं, ताकि उनमें से जो हम इंडस्ट्री पर्पज के लिए यूज करते हैं। जैसे लाइक चिली को स्मॉल स्केल पे करवाया जाता है ग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर, ताकि उसके पाउडर्स को और बाकी सब्सटेंस को या टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं या उनके अंदर जो पाए जाते हैं चिली के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड, आपको पता है कि चिली का एक्सट्रैक्ट पाउडर जो है हम यूज करते हैं, ये जो है टीयर गैस के अंदर भी यूज करते हैं, बाकी गैस के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए, कॉस्मेटिक के लिए भी बाजुकात जो है चिली के पाउडर को यूज किया जाता है। मेरे ख्याल में इनफ है, क्योंकि 4:15 बजे मेरी एक और क्लास है। ठीक है, बाकी बच्चों की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको जो है दोबारा इसको रिपीट करवा दूंगा आप लोगों को थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आगे आपको चलूंगा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल मैं इनफ है। जिन बच्चों की अभी भी अटेंडेंस नहीं हुई तो वो मैसेज कर दें, वो जो है चैट के अंदर मैसेज करके अपना नाम लिख दें। ठीक है बेटा, आई थिंक ये इनफ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में आप लोगों से जो है वो मुलाकात होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात है या कोई इस तरह का इशू है तो आप लोग बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।